हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक वेरी इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 2021 का बजट जो हाल ही में रिलीज़ किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, निर्मला सीतारामन जी। तो हम जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि टोटल बजट आपको 6 पिलर्स पर जो है बनाया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो एक एक पिलर के बारे में हम डिटेल डिस्कशंस करते आ रहे हैं। तो पहला पिलर में हमने सक्सेसफुली डिस्कस किया हेल्थ एंड वेल बीइंग के बारे में। कई सारे स्कीम्स मैंने डिस्कस किए थे उसमें, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की थी, राइट। और हमने अच्छे से एनालिसिस किया गया था। अभी हमारे चैनल में अवेलेबल है वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, आज पहले पार्ट 1 देखिए। उसके बाद आज हम सेकंड पार्ट, जिसमें हम सेकंड पिलर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा अपार्ट फ्रॉम बजट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बजट को स्टिक होके इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जो कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो डायरेक्टली इसमें मेंशन कर दिए गए हैं कि इस स्कीम के अंडर आपको इतना पैसा अलोकेट किया जाएगा। बट एनी हाउ मैं उस स्कीम्स के बारे में आपको डिटेल भी बताऊंगा, तब जाकर आपको जब बेसिक्स में अगर ग्रिप हो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या इनका जो अभी कंटिन्यूएशन जो दिया गया है फंड्स, वो किस तरह से ये लोग इम्प्लाई करने वाले हैं। तो चलिए इसी जोश और जज्बात के साथ आज हमारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको कोई भी मैथ्स के डाउट्स हो फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, तो सारे डाउट्स अभी आपको रियल टाइम में सॉल्व किए जाएंगे। हमारे मैथ्स के एक्सपर्ट एजुकेटर हैं, वो आपकी सहायता करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने में। तो आप एक फेस टू फेस सेशन को बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। और इसमें कई सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज एक्सप्लोर कीजिए। इसी तरह आपको इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मिलेंगे। आपको कई सारे हमारे जो एजुकेटर्स हैं बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर मैं कंटिन्यू करता हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिलर नंबर 2, राइट। तो पिलर नंबर 2 क्या कहता है? फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इन द सेंस, क्या मानी होगा इसका? अगर आप उसको एज पर द सेंटेंस अगर आप मानी निकालेंगे, तो बेसिकली इन दिस सेक्टर और इन दिस पिलर दे आर गिविंग बूस्ट टू द फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे रेलवे का हो गया, या फिर आप पावर सेक्टर ले लीजिए, राइट, या फिर प्रोडक्शन सेक्टर ले लीजिए। तो किस तरह से इन लोगों को फाइनेंशियल कैपिटल दिया जा रहा है और क्या क्या जो फंडिंग है इनको अलोकेट की गई है नेक्स्ट 5 सालों के लिए, नेक्स्ट 6 साल के लिए। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। तो फर्स्ट एक स्कीम निकाली गई है दोस्तों। एक्चुअली दिस इज ड्यूरिंग द कोविड-19 जो पैंडेमिक था, उसमें भी इन लोगों ने इसके बारे में बात किया था। दिस इज नॉट ए न्यू स्कीम कि आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव स्कीम जो बोला गया था, तो इसके तहत इन्होंने ये वादा किया है कि 13 सेक्टर्स को ये लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे और उनको नियरली 1.97 लाख करोड़ का बजट प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में। क्लियर हो गया? तो कितना बजट इन्होंने एलोकेट किया है पीएलआई को? 1.97 लाख करोड़ इन्होंने एलोकेट किया है ओवर 5 ईयर्स। तो ये फिजिकल ईयर जो रहेगा 2021-22 से शुरुआत होगा, इसी फिजिकल ईयर से, एंड नेक्स्ट जो 5 ईयर्स है उसमें आपको इतना जो बजट है एलोकेट किया जाएगा फॉर 13 सेक्टर्स। और किसके लिए कर रहे हैं लोग? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह हमारा जो टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच होने का इन द नेक्स्ट जो 2025 तक हमारा जो टारगेट है, एंड इंडिया इज गोइंग टू बिकम द टॉप 5 इन इकोनॉमी। तो उसमें अचीव करना है तो वी हैव टू बूस्ट आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। तो हमें कंटिन्यूअसली सस्टेन बेसिस पे हमको अभी डबल डिजिट ग्रोथ होने की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरत है। एंड बिकॉज आवर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नीड एक इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं इन ग्लोबल सप्लाई चेन, क्योंकि उनके पास जो कोर कॉम्पिटेंस रहता है या फिर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम लोग कहते हैं, तो वो होना ज़रूरी है।
क्योंकि क्या हो गया, ड्यू टू लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन सेक्टर, जो फॉरेन ब्रांड्स में हमने पहले जो इम्पोर्टेंस दे रखा है, तो उसके वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको अच्छा सा मार पड़ गया है अभी। तो उसको हम जब तक ग्रोथ नहीं करेंगे, जब तक उसके ग्रोथ पे हम डबल डिजिट को ना लाएंगे, तब तक जो है वी विल नॉट अचीव दिस, जो टारगेट हमने बना रखा है कि वी विल बी एट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इस स्कीम के तहत जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं डोमेस्टिक, तो उसको हम ग्लोबल चैंपियंस बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के तहत जो फिस्कल पॉलिसीज लाई गई थी, तो उसमें भी इन्होंने इस पॉलिसी का जिक्र किया था, राइट। जब फिस्कल पैकेज अनाउंस किया जाता था तो उन्होंने कहा था कि प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स देंगे, इंसेंटिव स्कीम्स। आगे मैं बताऊंगा आपको इसका बेसिक क्या है, व्हाट इज पीएलआई, और किन किन सेक्टर्स पे अभी तक गवर्नमेंट अलाउ किया है। तो उन्होंने जब कहा था कि हम लोग ऐसे स्कीम्स को लाएंगे, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, ताकि उसको बूस्टअप किया जाए। तो इनका मकसद यही है कि की सेक्टर्स में डेवलपमेंट को देखा जाए, और इसकी वजह से क्या होता है, आपको ऑन अदर हैंड यू विल आल्सो क्रिएट ए जॉब अपॉर्चुनिटीज टू आवर यूथ। जिस तरह से जॉब क्राइसिस हम लोग देख रहे हैं आफ्टर दिस पैंडमिक, राइट। तो अगर ये स्कीम्स लाया जाए तो वी विल हैव ए that job opportunities in that various sectors like electronics हो गया, textile हो गया, these are all the sectors which come under power हो गया। one by one we will discuss। तो let's move on to basics। देखिए हमारा लेक्चर जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बजट को ही फिक्स रहेंगे, तो उसके हिसाब से मैं आपको बेसिक्स भी बताते आऊँगा, ताकि आपको एक ही लेक्चर में सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो विल नॉट गो व्हाट इज, फिर अब कई लोगों को डाउट रहता है कि पीएलआई क्या होता है। पीएलआई के लिए फिर वो अलग से सर्च करना पड़ता है कि उसके बारे में जानो, स्कीम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके। तो मैं सारा कुछ आपको एक ही इसमें कंपाइल करके बता दूंगा। तो देखिए पीएलआई का फुल फॉर्म जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो करेंगे, तो द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द इंसेंटिव्स। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में जो रिसेंटली गवर्नमेंट के जो अप्रूवल्स हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बेसिक आप ये जान लीजिए कि पीएलआई स्कीम का मतलब यही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उसको रिड्यूस किया जाए, और जितने भी कंपनीज हैं उनको कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। कि एक पर्टिकुलर टारगेट रहता है कि अगर आप इतना सेल्स अगर रीच करेंगे तो यू विल हैव ए कैश इंसेंटिव्स, राइट। और उसके बाद कई सारे टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे इस स्कीम के अंदर। तो इससे क्या होगा, जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग तो आपको इंक्रीज होगी, और उसके बाद आपको फॉरेन कंपनीज भी हम इनवाइट कर सकते हैं, ताकि अपना जो इन्वेस्टमेंट है यू कैन कम टू इंडिया एंड यू कैन इन्वेस्ट इन अवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सो दैट वी आर कैप्चरिंग द बोथ मार्केट। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक तो हम फॉरेन कंपनीज को कैप्चर कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट को, एंड नेक्स्ट वी आर फोकसिंग ऑन लोकल कंपनीज। वी आर गिविंग दैट इज वोकल फॉर लोकल, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो क्लियर होगा, दिस इज द बेसिक्स। सो पीएलआई स्कीम एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन द इंपोर्ट्स। बस ये 2 पॉइंट आप याद कर लीजिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, तो इसी साल यानी जो 2020 था, तो अप्रैल को, तो एज ए नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक जो आईटी मिनिस्ट्री थे, तो उनको एक पीएलआई स्कीम के तहत नोटिफिकेशन दिया गया था। तो इस स्कीम के अंदर इनको 4 to 6% ऑफ इंसेंटिव्स दिया जा रहा था दोस्तों। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या फिर उसके पार्ट्स, या फिर उसको असेंबल करना, ऐसा समझ लीजिए आप, ओके। जितने भी उसके प्रोसेसर्स हो गया, या फिर चार्जिंग, बैटरी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उनको जो भी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारे इंडिया में, तो उनको 4 to 6% का इंसेंटिव्स दिया जा रहा था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। और इन्होंने जो 15,000 के वो जो मोबाइल्स कॉस्टली हैं, उसको पर्टिकुलर सेल्स अगर कर दिया, तो उनके जो इंसेंटिव्स हैं वो 6% तक भी जाएंगे। क्लियर हो गया। सो एक एग्जांपल के तौर पर जो अभी मैंने बताया था, जो फर्स्ट अभी बजट को हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो बजट क्या कह रहा है, 1.97 लाख करोड़ इन लोगों को एलोकेट किया गया है ओवर 5 ईयर्स तक, ठीक है। एंड दिस इज ओवर 13 सेक्टर्स। तो मैं पहले आपको एक सेक्टर का एग्जांपल दे दिया हूँ। तो एक आईटी सेक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, तो इन्होंने एक रिसेंटली नोटिफिकेशन भी लाया था। दिस इज नॉट इन द बजट, ओके, आई एम गिविंग द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बजट में नहीं है, बट अब मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर पाए।
तो 4 to 6% का जो है इनको इंसेंटिव्स मिलेगा, जो कोई भी कंपनी मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बना रही है, इंपोर्ट नहीं कर रही है, याद रखिए बना रही है। तो वी आर गिविंग बूस्ट टू द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड वी आर गिविंग वोकल फॉर द लोकल। और इनको 6% तक भी दिया जाएगा अगर उनके जो सेल्स रहे वो इंक्रीमेंट रहेंगे, राइट। सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल। और 5 सालों तक 1.97 लाख करोड़ इनको अलोकेट कर दिया गया है। और कौन से ऐसे 13 सेक्टर्स हैं जो ये पीएलआई स्कीम अप्लाई हो रही है। देखिए, फर्स्ट हो गया एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, ये किसके डिपार्टमेंट के अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड नीति आयोग। नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपने अभी डिस्कस किया है, आपको एग्जांपल भी मैंने दिया। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल्स, अगर आप कर रहे हैं, इंडिया मैन्युफैक्चर कर रही है ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, वो भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंदर ही आता है, तो उन लोगों को भी दिया जाएगा पीएलआई स्कीम इंसेंटिव्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो गया, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हो गया, टेक्सटाइल वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा टेक्सटाइल केयर पे रहेगा, याद कर लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को जो है इन लोगों को भी प्रोवाइड किया गया है। फूड प्रोडक्ट्स हैं, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉडल्स, जो सोलर के जो मॉड्यूल्स बनाया जाता है, सोलर पैनल्स ले लीजिए आप, या उसके फिर कंपोनेंट्स ले लीजिए, वो भी अगर मेड इन इंडिया है दे विल गेट द इंसेंटिव्स। तो नथिंग बट दे आर एनकरेजिंग, राइट। कोई भी कंपनी क्यों लगाएगा? जब उसके पास बेनिफिट्स होंगे तो तभी तो जाकर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होंगे और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर भी जो इन्वेस्ट करेगा। जब जहाँ पे फायदा ना हो तो पब्लिक भी क्यों सोचेगी मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो वाइट गुड्स हो गया, उसके बाद स्पेशलिटी स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर इसको लाया जाता है। तो दिस इज अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एंड व्हाट द एलोकेशन हैज बीन गिवन टू द पीएलआई इन दिस स्कीम। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेक्सटाइल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बता दिया टेक्सटाइल्स, राइट, आपको दिस इज आल्सो इंक्लूड इन द पीएलआई। तो इस बजट के तहत कई सारे लार्ज इन्वेस्टमेंट करने का वादा की है गवर्नमेंट, और साथ ही साथ आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ये लोग बूस्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने एक स्कीम को लेकर आया है, उसका नाम है मित्रा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दोस्तों, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए। सो मित्रा इज नथिंग बट मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। ये आपको इस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा एंड दे विल अटैच टू द पीएलआई। ऑलरेडी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वन ऑफ द कंपोनेंट इन द पीएलआई, तो उसको ये स्कीम के तहत इनको अप्लाई किया जाएगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं लोग कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है और 7 टेक्सटाइल पार्क्स को एस्टैब्लिश करेंगे ओवर 3 इयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने पार्क्स को एस्टैब्लिश करने वाले हैं? 7 टेक्सटाइल पार्क्स को दे विल एस्टैब्लिश ओवर 3 इयर्स। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, इसमें आपको कई सारे स्कीम्स हैं जो टेक्सटाइल के रिलेटेड लाए गए हैं। पहले तो आपको अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, तो इसमें जो है आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम रहेगी। आपको जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है टू प्रमोट our textile industries and to promote the products, to promote the cloths which are made in India with zero effect and zero defect। ये तो पॉलिसी बहुत पुरानी थी जो हमारे मोदी जी के द्वारा लाई गई थी कि मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर में तो जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट को ज्यादातर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमारी क्वालिटी भी बनी रहे और हमारा प्राइस भी जो है रीजनेबल रहे। एंड वॉट एवर द प्रोडक्ट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ्स हो गया या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं रिगार्डिंग टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, so we will get credit link subsidy under this scheme। okay, next हो गया power tex india scheme। it is also a comprehensive scheme for power loom sector। जितने भी अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े मशीन्स लगाए जाते हैं कई सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, उसको पावर लूम सेक्टर कहते हैं हम लोग, पावर लूम, राइट। तो उसको कई सारे जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स, ये एक्चुअली जो स्कीम थी 2005 में लॉन्च किया गया था, ताकि हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करें कि आप आइए हमारे पास और इन्वेस्ट कीजिए, आपको प्रॉपर टैक्स बेनिफिट्स दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोगों को क्या फायदा होगा? वी विल गेट द टेक्नोलॉजी ऑफ द फॉरेन कंपनीज, वी विल गेट द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। हम ये सारे चीज हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे तो विल गेट इन रिटर्न द टेक्नोलॉजी। तो इसी के टेक्सटाइल पार्क्स अगर आप देखें तो 7 टेक्सटाइल पार्क्स को हमने अप्रूव कर लिया है विद द नेक्स्ट ओवर 3 इयर्स, राइट। कैन यू लिंक नाउ? अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा किससे हम लिंक कर रहे हैं। सो स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स। नेक्स्ट हो गया समर्थ, इट इज आल्सो स्किल डेवलपमेंट एंड स्किल अपग्रेडेशन स्कीम फॉर टेक्सटाइल।
जो कि 10 लाख लोगों को ये लोग ट्रेन करने वाले हैं ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। एक्चुअली 2017 से 2020 तक इनका डेडलाइन था। समर्थ स्कीम के अंडर दे विल गोइंग टू ट्रेन द 10 लाख पीपल्स, इवन दे आर स्टार्टेड एंड दे कंप्लीटेड आल्सो। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस स्कीम के तहत इन्होंने कई सारे टेक्सटाइल पार्क्स को भी जो एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके अंदर इनका मेन यही है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, बिकॉज यू नो हाउ नॉर्थ ईस्ट पीपल, उनके पास जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं रहती है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं रहती है रेस्ट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाए उन लोगों को। और गवर्नमेंट ने कई सारे अपैरल एंड गारमेंट मेकिंग सेंटर भी बनाए हैं जो कि बौद्ध नगर में है, अगरतला के पास। तो इसकी के स्कीम के तहत इन लोगों ने एस्टैब्लिश किया गया। तो दिस इज नॉट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द बजट। ओके, मैं टेक्सटाइल रिलेटेड जब पढ़ा रहा हूँ तो मैंने सोचा कि कुछ स्कीम्स भी इंक्लूड किया जाए ताकि आप उसको इंटरलिंक कर सकें। क्लियर? तो पीएलआई के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके कितने सेक्टार्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। और उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को 7 टेक्सटाइल पार्क्स बना रहे हैं ये लोग नेक्स्ट 3 इयर्स ऑफ पीरियड में, और कुछ स्कीम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए लेट्स मूव ऑन, विल डिस्कस अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन बजट कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया जा रहा है हमारे इंडिया में। तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है दोस्तों कि ये जो बजट है ये प्रॉपरली बैलेंस किया है बिटवीन हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बट एनी हाउ वी हैव टू सी कि गवर्नमेंट किस तरह से आगे से अपना फिस्क जो है, जो हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, वो किस तरह से मैनेज करने वाली है। एंड उन्होंने कहा था बजट स्पीच में कि कई सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में, उसमें वो रिड्यूस करने वाले हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर्स में वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकें। तो चलिए जान लेते हैं। एंड जो दिसंबर 2019 को जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अनाउंस किया था दोस्तों, इसमें जो है इन्होंने लॉन्च किया था 6000 प्रोजेक्ट्स को। सो अभी जो उस 6000 प्रोजेक्ट्स को इन्होंने एक्सपैंड कर दिया है 7400 प्रोजेक्ट्स। क्लियर आपको? सो एनआईपी इज नॉट ए न्यू थिंग विच इज अनाउंस इन दिस बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में ही इन लोगों ने अनाउंस किया था इसका जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इन दिसंबर 2019 गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। तो उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि हम 6800 प्रोजेक्ट्स को जो फाइनेंस करेंगे। उसके बाद उसी स्कीम को ये लोग अभी एक्सटेंड कर रहे हैं। क्लियर हो गया? कितने प्रोजेक्ट्स को? 7400 को। और इनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 1.10 लाख करोड़ रहेगा। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट भी कमिट हो चुकी है आने वाले कई सालों तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा मेजर डेवलपमेंट करेंगे। एंड दे विल ऑल्सो कमिटेड कि उनके फंडिंग में जो है मेजर इंक्रीज किया जाएगा बाय क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हो गया, या फिर बिग थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाएगा मोनेटाइजिंग एसेट्स को। और उनका जो शेयर ऑफ कैपिटल है इन द एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट बजट, वो भी सेंट्रल एंड स्टेट बजट, वो भी इंक्रीज किया जाएगा। सो दिस आर द फ्यू स्टेप्स which are taken by the through government of India. But anyhow यहाँ पे most important point ये याद रखना है, this national infrastructure pipeline it is announced in the December 2019, not in this budget. But anyhow they have extended the scheme, they have expanded the scheme. And इनका जो बजट allocate किया गया था वो कितना है? 1.10 लाख करोड़। और आगे चलकर ये लोग अभी इन्वेस्ट करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो लेट्स मूव ऑन। तो डीएफआई की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज ए डीएफआई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, क्योंकि अगर देखिए तो अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आपको सरवाइव करना है तो ऐसा नहीं कि एक बार अगर उसमें इन्वेस्ट कर दिए आप, देन यू विल नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट एनी मोर। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको लॉन्ग डेट की बहुत ज़रूरत होती है, लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि कई सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारे बिल्डिंग्स होते हैं, रियल एस्टेट ले लीजिए आप। तो उन लोगों को क्या होता है, एक दिन में तो बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते ना आप, एक दिन में तो आप नक्शा बदल नहीं सकते। सो सपोज क्या हो गया, अभी सपोज एक कंपनी है L&T ले लीजिए आप। सो दे हैव टुक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सम कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज और एनी अपार्टमेंट्स समथिंग। ओके, तो दे हैव स्टार्टेड द वर्क। सो इन बिटवीन क्या होता है, ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस उनके पास फंड खत्म हो गए तो काम रुक जाएगा। तो इसके वजह से क्या है, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाया गया है दोस्तों। तो इस बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम एक बिल को लेकर आएंगे, अभी बिल लेकर आएंगे आने वाले कुछ दिनों में।
तो इसके तहत क्या होगा, हम 20,000 करोड़ इस कैपिटलाइज करेंगे इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ये बेसिक पॉइंट है, समझ में आ गया आपको? सो डीएफआई इज नथिंग बट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाया जाएगा, एक बिल लाई जाएगी। तो उसके तहत जैसा कि नाबार्ड है, नाबार्ड जो है एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एग्रीकल्चर फंडिंग के लिए, इरिगेशन के लिए। तो इसी तरह फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक डीएफआई लाया जाएगा, बिल इंट्रोड्यूस ली जाएगी, उसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये इन लोगों ने ये कहा है कि हम 20,000 करोड़ को कैपिटलाइज करने वाले हैं। किस तरह से कैपिटलाइज करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हो गया कई सारे सूटेबल अमेंडमेंट्स या फिर रिलेवेंट लेजिस्लेशंस को हम बदलेंगे। और ईज ऑफ फाइनेंस होगा इन इनविट्स एंड रिट्स। व्हाट इज इनविट्स एंड रिट्स आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि इस बजट में डीएफआई का जिक्र किया गया है, आने वाले टाइम में बिल आएगी। तो व्हाट इज इनविट एंड रिट? सो इनविट इज नथिंग बट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आपने बजट के अगर की हाईलाइट्स भी देखा होगा तो आपको दो टर्म्स ज्यादा देखने को मिलेंगे कि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की गई है। तो जब बेसिक से पता ना हो what is InvIT and REIT, then how will you relate with the budget? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज नथिंग बट एक म्यूचुअल फंड की तरह है दोस्तों। जैसे आप सभी लोग देखते हैं, कई सारे एड्स भी आपने देखा होगा कि अगर अभी आपने तो एप्स के जरिए ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अब हमें म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में वी कैन इन्वेस्ट फ्रॉम 500 टू अनलिमिटेड, राइट? 1 लाख रुपीज का कितना सारे उनको लिमिट्स रहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करते हैं कि हम अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल हो या कोई भी इन्वेस्टर्स हो, और उसके बदले में हमको रिटर्न तो मिलेगा ही ऑब्वियसली। उसके बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। सो दे आर ऑल्सो रफली लाइक म्यूचुअल फंड्स बट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट, ओके? सो दैट यू आर ओनिंग ए शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, और या फिर अप्रोप्रिएट शेयर मिलेगा आपको किसी इनकम का, किसी प्रॉपर्टी इनकम का, even though they will give the income after deducting some kind of expenses that is apart from that scheme, okay? Basic reality is very different, but basic difference आप याद कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको स्मॉल अमाउंट्स डायरेक्टली आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, whereas in real estate you are investing in the share of property या फिर share of income, उसमें आपको इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, this money they will utilize by the DFI टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? इंडिविजुअल हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे विल अट्रैक्ट, और कई सारे सुटेबल अमेंडमेंट्स बनाएंगे ताकि वो लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्लियर? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बेसिक्स के बारे में हमने जान लिया। तो लेट्स मूव ऑन एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रोड्स एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि रोड्स कनेक्टिविटी एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंडिया के बिजनेस के ग्रोथ के लिए। और किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे अगर फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, दे फर्स्ट सी वेदर द कनेक्टिविटी इज प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड और नॉट। तो उसके तहत इन्होंने 1,18,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट किया है, जो एलोकेट किया है, और ये जो है हाईएस्ट एवर आउटले माना जाता है अभी तक का फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को, और उसमें से 1,08,000 करोड़ सिर्फ और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इन्होंने रख दिया है सेपरेटली। तो इसमें इन्होंने कई सारे डिवीजन भी किए। फिर उसके बाद एलोकेशन किया है कि भारतमाला परियोजना के लिए हम 5 लाख करोड़ देने वाले हैं, जो कि मोर देन 13,000 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड बनाया जाएगा इसमें, ओके? और क्योंकि 3,800 किलोमीटर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट, अंडर व्हाट इज भारतमाला परियोजना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ओके? और 2022 तक they are constructing 8,500 kilometers of road. So these are the highlights of the budget which are given, okay? And about 11,000 kilometer of national highway corridors भी ये लोग complete कर रहे हैं। So ये सारा कुछ जो है आपको भारतमाला परियोजना के बारे में आ रहा है। तो जस्ट ऑफ इसके जो फिगर्स हैं मोटा मोटा याद कर लीजिए आप। वी शुड नॉट इतना नहीं कि बट्टी मार लेके बैठ ले, क्योंकि कई सारे फिगर्स आपको आएंगे। तो इसका बेसिक फिगर आप कितना एलोकेशन किया गया है, कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि 1,18,000 लाख करोड़ को एलोकेट कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट आपको 3,800 किलोमीटर्स हैव ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टेड, और कितना 22 तक जो है कितना वादा किया गया है कंस्ट्रक्शन का, राइट? तो लेट्स मूव ऑन फॉर द अगेन बेसिक्स। सो भारतमाला परियोजना। सो भारतमाला परियोजना इज नथिंग बट एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है दोस्तों फॉर हाईवे सेक्टर। तो इनका मकसद यही है कि सारे जो इंडिया को जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है, नॉर्थ ईस्ट को ले लीजिए आप,
ओके, कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज तो हैं बट प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। बारिश अगर आ जाए तो रोड्स खराब हो जाते हैं, उसके वजह से कई सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिले हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने ये वादा किया है कि हम 34,800 किलोमीटर्स ऑफ रोड को ले डाउन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, लिंक कीजिए आप। तो 34,800 किलोमीटर्स इन्होंने जो है वादा किया है कि हम रोड्स को ले डाउन करेंगे। ओके, अभी तक कितना कंस्ट्रक्ट किया है? 3,800 किलोमीटर को ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो गया है और 11,000 नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स के लोग कंप्लीट करने वाले हैं बाय 2022 को। सो स्टिल वी नीड टू अचीव द टारगेट ऑफ 34,800 किलोमीटर्स। और इसका जो बजट रहेगा स्कीम को, ये अपार्ट फ्रॉम द अलोकेशन, जो अलोकेशन किया गया है 1 लाख करोड़, उसके अलावा भी दे विल वॉट एवर द मनी दे आर कलेक्टिंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल टैक्सेस, और जो टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है टोल बूथ्स के पर, एंड अपार्ट फ्रॉम द बजटरी सपोर्ट, जो मैंने आपको बताया ना बजटरी सपोर्ट, इसके अलावा ये बजट भी, ये पैसा भी ये लोग यूटिलाइज करेंगे बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ताकि इस टारगेट को हम अचीव करें। तो अगर आपको कोई भी, जब भी अगर आप अब से अगर आप बजट सुनेंगे कि भारतमाला परियोजना के तहत इतना इतना एलोकेट किया गया है, देन आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि एक न्यू अम्ब्रेला प्रोग्राम है भाई, जो हाईवे सेक्टर के लिए है, जो कि रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को फुलफिल करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है, और इसके तहत 34,800 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स को ले डाउन करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स। यहाँ पे कंपोनेंट्स में मैंने मेंशन कर दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स होगा, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड्स होगा आपको इसमें, और बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स होंगे, एक्सप्रेस वेज बनाया जाएगा, और जो बैलेंस ऑफ नेशनल हाईवे वर्क्स है वो भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो सारा कुछ आपको 34,000 के अंदर आ जाएगा, राइट। तो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी प्लान किया गया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, किसी इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने से हम लोग को फायदा क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फिगर्स रहते हैं ना, ये कोई भी याद कर लेता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्हाई द गवर्नमेंट विल बी प्लान इन पर्टिकुलर एरिया। देखिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स आर द एरियाज, तो वहां पे गवर्नमेंट फोकस करती है कि किस तरह से हम उस एरिया की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए बाय इंप्रूविंग द कनेक्टिविटी। ओके, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गया, तो उसमें क्या करते हैं गवर्नमेंट, एक प्रॉपर नोटिफिकेशंस लेकर आती है कि फलाने फलाने जो सिटीज हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आते हैं। तो उसके तहत वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, रिलेटेड टू हाउसिंग हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, और वहाँ की कनेक्टिविटी को भी बढ़ाई जाएगी। जैसे मैंगलोर हो गया, मैंगलोर इज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट। तो वहाँ पे पोर्ट है आपको, तो पोर्ट डेवलप किया जाएगा, और एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स भी वहाँ के डेवलप किए जाएंगे दोस्तों। सो दिस आर ऑल कम्स अंडर द इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। तो 1 लाख करोड़ आउटले दिया गया है फॉर 3,500 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज इन तमिलनाडु, और 65,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर 1,100 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे इन केरला, एंड 25,000 करोड़ फॉर नेशनल हाईवेज इन वेस्ट बंगाल। तो 3 स्टेट्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं दोस्तों, क्लियर। सो 3 स्टेट्स, एक तो तमिलनाडु के लिए, और केरला के लिए, एंड वेस्ट बंगाल के लिए। और नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है 34,000 करोड़ ये लोग एलोकेट करेंगे फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स इन आसाम, और 19 करोड़ ये लोग अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं एलोकेट करने के लिए। सो तमिलनाडु, केरला एंड बंगाल, सो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक कॉरिडोर्स प्लान करने के लिए एक गवर्नमेंट सोच रही है, और उनके लिए फंड्स भी एलोकेट कर दिए गए हैं। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी हॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हर साल रेलवे वाले बड़ी नज़र डाल के बैठते हैं कि हम लोगों को कितना एलोकेट किया गया है, क्योंकि बिफोर मोदी गवर्नमेंट इन्होंने क्या किया था, रेलवे और जो नॉर्मल बजट है उसको कंबाइन कर दिया गया था। पहले तो आपको रेलवे का सेपरेट ही बजट आ रहा था, राइट। तो अभी दोनों को कंबाइन करके लोग बजट लेकर आ रहे हैं। तो इन्होंने रेलवेज के लिए 1,10,000 करोड़ एलोकेट किया है। ओके, so this is also very huge investment when compared to the previous budget। और नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया जो बनाया गया था 2030 तक, इन्होंने जो बनाया गया था, तो उसके इनका मकसद यही है कि एक फ्यूचर रेडी रहे रेलवे सिस्टम, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाए, प्रॉपर सिग्नलिंग सिस्टम को यूज़ किया जाए। भाई 2030 तक किस तरह से नेशनल प्लान बनाया जाएगा, तो इसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है क्लियरली। एंड इसमें आपको ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर्स भी लगाए जाएंगे। ओके, देखिए, बिकॉज
ये सारे जो स्कीम्स है ये मेन फोकस करते हैं हमारे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज रेलवे इंडस्ट्री इज कोर ऑफ अवर स्ट्रैटेजी। जो हमारा जो स्ट्रैटेजी है मेक इन इंडिया, उसका एक कोर जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है रेलवेज के द्वारा, राइट। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है वो कम्प्लीटली आपको कमीशन कर दिया जाएगा जून 2022 को। okay? और कई सारे डेडिकेटेड कॉरिडोर भी इन लोगों ने लाने का वादा किया है। सो रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो मेरा एक यूट्यूब पे जो हमारे प्रॉक्सी जैन चैनल में यूट्यूब में मैं आपको एक वीडियो भी बनाया था रिलेटेड टू ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, राइट। तो अभी इन्होंने कई सारे ऐसे ही कॉरिडोर्स को अभी एक्सपैंड करने का भी वादा किया है। और इलेक्ट्रिफिकेशन के 72% ऑफ द रेलवे लाइंस दे आर डूइंग इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द एंड ऑफ 2021। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर प्रेजेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। किस तरह से ये लोग कैरी आउट करेंगे वो हमको देखना है अभी। तो लेट्स मूव ऑन। द फ्यूचर डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है, ईस्ट कॉरिडोर रहेगा फ्रॉम खड़गपुर टू विजयवाड़ा, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा फ्रॉम भुवासल टू खड़गपुर। नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर बनाया जाएगा इटारसी टू विजयवाड़ा। तो ये सारे आपको जो है जब बन जाएंगे, व्हेन दे विल कम इनटू प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, तो एक एक के पर एक एक वीडियो बनाऊंगा मैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कनेक्टिविटी एरियाज है। सो दिस आर द फ्यूचर कॉरिडोर जो अनाउंस किए गए हैं बजट में। और कई सारे मेजर्स भी लिए गए हैं फॉर पैसेंजर कन्वीनियंस एंड सेफ्टी की बात करें। okay? तो इसमें विस्टा डोम कोचेस हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसके पिक्चर्स भी रिलीज किए हैं एज ए टूरिस्ट रूट फॉर बेटर ट्रैवल। ओके, और उसके बाद हाई डेंसिटी नेटवर्क यूटिलाइज बनाया जाएगा, नेटवर्क रूट्स को प्रॉपरली स्ट्रेंथन करेंगे। और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो मेट्रो है फर्स्ट ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस मेट्रो है। तो इस तरह से कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ताकि ह्यूमन एरर को रोका जाए और प्रॉपर पंक्चुअलिटी मेंटेन किया जाए। आजकल में जो रेलवेज में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो पंक्चुअलिटी की है। ड्यू टू दिस हाई डेंसिटी ऑफ नेटवर्क क्या हो गया है, सो मेनी ऑफ द ट्रेन्स विल डिले। तो ये लोग चाहते हैं कि हम पंक्चुअलिटी को मेंटेन करें, प्रॉपर फेयर्स को मेंटेन करें। अगेन दे आर अट्रैक्टिंग द पीपल टुवर्ड्स द रेलवे सेक्टर्स। सो आप इसमें इस स्लाइड में बस इतना याद कर लीजिए कि कितना बजट इनको एलोकेट किया गया था रेलवे सेक्टर्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1,10,000 करोड़ के 1,10,055 ऐसा याद कर सकते हैं आप, करोड़ रुपीस फॉर रेलवेज एलोकेट किया गया है। और कई सारे न्यू ईस्टर्न कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट भी इन्होंने अनाउंस किया है। तो क्लियर हो गया आपको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेट्स मूव ऑन विद द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बात देखें तो जैसे कि मेट्रो रेल नेटवर्क हो गया और यहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एंड यहाँ के अर्बन में आपको कई सारे अपार्टमेंट्स को डेवलप करते हुए मिलेंगे आपको, राइट। तो कई अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े अपार्टमेंट रहते हैं बट दे आर इनकम्प्लीट, ओके, और वहाँ पे कोई प्रॉपर मनी नहीं रहता है। सो दिस विल, जो हमने देखा था नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड्स में, सो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। बट हियर इन दिस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दे मेनली फोकसिंग ऑन द पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। तो इन्होंने एक नया एक इनोवेटिव मॉडल जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसको लाने की बात की है दोस्तों। एक वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है, इस सेक्टर्स में लाने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सारा अपना पैसा इस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दे, जब ये प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करेगी तब जाकर जो है इसमें बूस्ट आएगा। ओके, तो इनोवेटिव पीपीपी मॉडल्स लाया जाएगा 20,000 बसों तक, ताकि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट कर सकें। इसके वजह से क्या होगा, हमारी जो ऑटोमोबाइल ग्रोथ है इन इकोनॉमिक, जो कंट्रीब्यूशन है हमारे ऑटोमोबाइल ग्रोथ का इकोनॉमिक में, उसको हम एक प्रॉपर बूस्ट दे सकते हैं। और ऑब्वियसली ऑन अदर साइड, जब कभी भी आप कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का गिफ्ट मिलता है, राइट है। तो आपको गिफ्ट मिल जाता है, उसमें कई सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कितना इन्होंने एलोकेट किया है, 18,000 करोड़ एलोकेट किया गया है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पहली बार पीपीपी मॉडल लाया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा टू प्रोवाइड मेट्रो रेल सिस्टम एट वेरी मच लेसर कॉस्ट इन टियर 2 एंड टियर 1 सिटीज। कि अभी जो जैसे कि आप मेट्रो रेल देख रहे हैं, सो कैन यू टेल मी विच इज द लेटेस्ट मेट्रो? ओके, एंड सब इससे पहले आप ये बताइए कि ओल्डेस्ट मेट्रो कौन सा है हमारे इंडिया में?
सो ओल्डेस्ट जो मेट्रो कनेक्टिविटी है कौन सा है अभी इंडिया में प्रेजेंटली? कोलकाता इज द ओल्डेस्ट मेट्रो एंड लेटेस्ट मेट्रो विल बी द लखनऊ। ओके, एंड मोस्ट एडवांस नेटवर्क जो मेट्रो नेटवर्क है वो आपको दिल्ली में मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मोस्ट एडवांस है वो। तो इस स्कीम के तहत इन्होंने मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो टेक्नोलॉजीज दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, ओके, ताकि जो लेसर कॉस्ट हो और जो फेयर है वो भी और भी कम किया जाए। क्योंकि जैसे अगर आपने देखा होगा पैंडेमिक में किस तरह से मार पड़ा है मेट्रो रेल्स को, जब लॉकडाउन खत्म हो चुका था और विथ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के मेट्रो रेल्स ओपन की गई थी, इवन दो द मेट्रो रेल्स आर नॉट अर्निंग सो मच ऑफ मनी, दे आर नॉट एट द पार जैसा उनको रहना चाहिए। तो टियर 2 और टियर 1 सिटीज़ को ये मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो टेक्नोलॉजीज लाया जा रहा है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो दोनों टर्म्स हैं वो किसके रिलेटेड है। okay? और ये टोटल 702 किलोमीटर्स ऑफ कन्वेंशनल मेट्रो बनाया जाएगा और ये 1000 किलोमीटर्स का मेट्रो आपको इसके अंदर 27 सिटीज़ में कंस्ट्रक्ट करने का वादा किया गया है। तो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जिस तरह से हमारा जो टारगेट है, सो वी नीड टू अचीव, राइट, कि सोलार से हम इतना पावर जनरेट करने वाले हैं और सोलार, विंड, हाई एनर्जी। सो इन्होंने इस बजट में 139 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी का वादा किया है कि नेक्स्ट 6 इयर्स में हम इतना अचीव करने वाले हैं, ओके, ताकि हम जो 2 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं इस जो सर्क्यूट लाइन को हम ऐड कर पाएँ। एंड अगर आपने देखा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बिल, राइट्स ऑफ कंज्यूमर बिल जो 2020 थी, उसके बारे में भी मैंने डिटेल लेक्चर आपको समझा रखा है कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिफॉर्म्स कर रही है जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा लेक्चर अवेलेबल है प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में, वहाँ पे आप विजिट कीजिए तो आपको डिटेल मिल जाएगा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आई थी गवर्नमेंट। तो अभी बजट में इन्होंने अनाउंस किया है कि कंज्यूमर्स को एक चॉइस दी जाएगी, वो प्रॉपर अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को चूज कर सकें ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहेगा। अभी तो देखिए आप एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से हमको करंट आता है एंड दे आर आल्सो प्लानिंग टू हैव द स्मार्ट मीटर्स, राइट? जिस तरह से हम मोबाइल का फ़ोन रिचार्ज करके सो वी विल डू कैरी आउट, राइट? अगर रिचार्ज करेंगे तो आपको बैलेंस आएगा, तो इसी तरह स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स रहेगा। जैसे आप रिचार्ज करेंगे आपके यूसेज के हिसाब से आपको बिल दी जाएगी। दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली, राइट? इसी कई सारे लूप होल से हम बच सकते हैं, जैसे कि जो करंट थेफ्ट किया जाता है, राइट? आपको बिल आ जाती है बट यूज़ करता कोई और है। सारे लूप होल्स को रोकने के लिए तो गवर्नमेंट एक बिल भी लेकर आई थी। आपने अगर देखा नहीं है तो पहले उस लेक्चर को देखिए ताकि आपको क्लियर पिक्चर होगा। तो इस बजट के तहत इन्होंने वादा किया है कि 3 लाख करोड़ यानी 3,05,984 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा और आने वाले 5 साल में कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स और लेकर आएंगे। और जो है न्यू पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को भी दे वर इंट्रोड्यूसिंग बिकॉज दे वांटेड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, दिस इज अबाउट द पावर स्ट्रक्चर। तो बस 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है इसमें। एक तो 139 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी लाने वाले हैं लोग ताकि 2.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को कनेक्टिविटी दे सके इन नेक्स्ट 6 इयर्स, एंड 3 लाख करोड़ यानी 3,05,985 करोड़ नेक्स्ट 5 इयर्स में। हाउ मच बजट दे हैव एलोकेटेड फॉर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर? 3 लाख करोड़, बस नया याद कर लीजिए। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इन्होंने वादा किया है कि जो उज्ज्वला स्कीम है आगे चलकर 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज को दे वर एडिंग, ओके, और 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स को भी ये लोग ऐड करने वाले हैं नेक्स्ट 3 इयर्स। और एक न्यू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी इन्होंने जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का वादा किया है जम्मू कश्मीर में। सो बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि जम्मू कश्मीर किस तरह से एक अभी जो है यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो वहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैरी आउट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्होंने ये वादा किया है कि एक न्यू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा JNK में, और इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर रहेगा हर जगह पे, ताकि आपको जो बुकिंग आप कर रहे हैं गैस की या फिर उसका कोऑर्डिनेशन है या फिर उसका सप्लाई है वो एक रियल टाइम बेसिस पे बना रहे। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई और बुक कर रहा है और प्रॉपर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है। तो सारा कुछ और कम करने के लिए इन्होंने एक इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को भी सेटअप करने की बात की है। तो बेसिक दिस आर द फ्यू हाइलाइट्स। उज्ज्वला स्कीम 1 करोड़ मोर बेनिफिशियर्स को ये लोग ऐड करने वाले हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक नई गैस पाइपलाइन भी आ रही है जम्मू कश्मीर में। तो व्हाट इज उज्ज्वला स्कीम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर बेसिक्स को हम चलते हैं।
तो 2016 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, तो प्रधानमंत्री द्वारा। तो उन्होंने इसमें वादा किया था कि हम 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस को प्रोवाइड करेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसका जो बजट एलोकेशन था वो $80 बिलियन था, रुपीज 80 बिलियन था इसका बजट एलोकेशन। और इन्होंने वादा किया था कि 22 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब ये लॉन्च होगा। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। बट टोटल बेनिफिशियरीज अगर आप देखें तो 5 करोड़, आई थिंक 5 करोड़ ऑफ कनेक्शन दे आर प्रोवाइडिंग। तो इन एडिशन टू 5 करोड़ विद दिस बजट दे हैव एक्सटेंडेड 1 मोर करोड़ बेनिफिशियरीज, तो टोटल 6 करोड़ हो गए। तो इनका मकसद यही है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो 5 करोड़ ऑफ एलपीजी कनेक्शन रहेगा बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, नाउ इन दिस बजट दे हैव एक्सटेंडेड टू 1 मोर करोड़ बेनिफिशियरीज। ओके, और फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी ऑफ 1600 रुपीज फॉर एलपीजी कनेक्शन फॉर बीपीएल। ओके, जैसे कि हम सब्सिडीज गिव अप कर रहे हैं, जो अगर आप पैसे जो बनेंगे उसके बाद जो रिटर्न आएगा आपके अकाउंट में, तो कई जो मोदी जी का भी कहना है, सो अगर कोई बिलफुल अगर आप गिव अप करना चाह रहे हैं, दिस अमाउंट विल अगेन यूटिलाइज फॉर द poor people, right? So this subsidy is meant for security fee for the cylinder, pressure, regulator, booklet, ये जितने भी हैं सब्सिडी फी की तरह यूज किया जाता है। और इस उन्होंने ये भी वादा किया है कि सारे टाइप ऑफ सिलेंडर्स को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर द बीपीएल फैमिलीज। जैसे कि आपके सभी के घरों में आपने देखा होगा 14.2 kgs के सिलेंडर हम यूज करते हैं, तो उसके साथ साथ दे आर गिविंग द 5 kg सिलेंडर ऑल्सो, 2 kg सिलेंडर ऑल्सो अंडर दिस स्कीम। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एक डाटा रिलीज किया है। सो अकॉर्डिंग टू देम 5 लाख पीपल, जो आई थिंक 5 to 50 lakhs, आई थिंक उतना प्रॉपर डाटा याद नहीं मुझे। सो द पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ द अनहेल्थी हेयर एंड बिकॉज ऑफ द दिस पोल्यूशन विच इज जनरेटिंग टू द कुकिंग। जो कन्वेंशनल एक्टिविटीज है, जो लकड़ियों को फूंक कर अंगार से जो खाना पकाया जाता है, उससे जो गैस निकलती है, उससे जो पोल्यूशन निकलता है हर साल, आई थिंक 50 lakhs एंटायर वर्ल्ड देयर पीपल डाइंग। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। ओके, तो इसके तहत एक वुमेन्स को उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज बेसिकली खाना तो वही लोग बनाते हैं, ज़्यादातर वही लोग ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और जो फॉसिल फ्यूल निकलता है, अनक्लीन फॉसिल फ्यूल, उसको हम रोक सकते हैं। एंड जो अदर फ्यूल निकलते हैं वाइल कुकिंग, वी कैन कंट्रोल इट द इंडोर पोल्यूशन, ताकि कई सारे रेस्पिरेटरी डिसीज जो हुआ करते हैं, जो क्या करते हैं, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, दे विल गो इनटू द लंग्स एंड दे विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस। ओके, सो प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट को हम बढ़ा सकते हैं और अनक्लीन कुकिंग फ्यूल को हम कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। सो दिस आर द फ्यू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ उज्ज्वला स्कीम। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट मूव ऑन, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर सेकेंड पिलर, दैट इज फिजिकल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्होंने एफडीआई को इंक्रीज करने का वादा किया है इस इंश्योरेंस सेक्टर में, जैसे मैंने आपको पहले, आई थिंक पहले इस लेक्चर में शायद बताया नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हेल्थ जो सेक्टर्स रहेंगे उसमें आपको 49% से लेकर 74% तक इन्होंने वादा किया है कि हम ओनरशिप को बढ़ा देंगे। और पहली बार जो LIC का IPO वो इंट्रोड्यूस होने वाला है दोस्तों इस साल, जो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन है, उनका जो फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये लोग रिलीज करने वाले हैं इसी साल। और स्ट्रेस्ड एसेट रेसोल्यूशन की बात करें तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बनाया जाता है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी इसमें बनाया जाता है। नथिंग बट दिस आर द कंपनीज विच दे आर परचेसिंग द बैड एसेट्स, जो लोन एसेट्स हैं, बैड लोन्स है बैंक से, दे विल परचेस एंड दे विल कन्वर्ट इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द बैंक्स। और रिकैपिटलाइजेशन की बात करें तो 20,000 करोड़ इन लोगों को अलोकेट कर दिया गया है दोस्तों, 20,000 करोड़। ओके, so these are the all details about second pillar, that is physical financial capital and infrastructure। उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्लियर पिक्चर हो गया होगा। ओके, तो चलिए फिर मिलता हूं मैं आपको थर्ड पिलर के साथ, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूं मैं आपको थर्ड पिलर के लिए। ओके।